अस्सलाम वालेकुम जी। अ, आज का जो मैं ये लाइव सेशन कर रही हूँ, वो थोड़ा-सा अलग है और अलग किस कॉन्टेक्स्ट में है, वो ये है कि ज़िंदगी अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत नेमत है और लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं कि एक दिन हमें लौट के उसके पास जाना है। लेकिन कुछ ऐसे खूबसूरत लोग होते हैं कि जब उनके बारे में ये खबर मिलती है कि उन्होंने दाई अजल को लब्बैक कह दिया है, तो दिल से करा ज़रूर निकलती है कि तुम कौन से ऐसे थे ग़रीब दादो सतत के, करता मलिकुल मौत तकाज़ा कोई दिन और। आज हम बात करेंगे कमर अली अब्बासी साहब की कि जो दुनियाई कलम के कमर थे और उनकी हर किताब को जब भी हम पहला सफ़ा खोलते थे तो उसपे एक ही लाइन नज़र आती थी, नीलोफर अब्बासी के नाम, मेरे हर कदम की साथी, मेरे हर सफ़र की मंज़िल। आज अब्बासी साहब को हमसे जुदा हुए 7 बरस हो गए हैं, लेकिन दुनियावी तौर पर वो हमसे जुदा हो गए, लेकिन हमारे दिलों में आज तक उनकी यादें, उनकी वो खूबसूरत शगुफ्ता बातें, वो आज तक ज़िंदा हैं। तो आज हमारे साथ लाइव हैं नीलोफर अब्बासी डैलस से और अब कमर अली अब्बासी साहब की लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए उनके बहुत प्यारे बेटे वजाहत अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हो खतीजा? अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है नीलोफर अब्बासी साहबा। अ, आज हमने सोचा है कि हम ये बात नहीं करेंगे कि हमें अब्बासी साहब से बिछड़े हुए 7 साल हो गए। हम वो खूबसूरत यादें जो हैं वो ताज़ा करेंगे कि जो अब्बासी साहब ने अपनी छोटी-छोटी जो खुशियाँ उन्होंने लोगों में बाँटी हैं और आपसे ज़्यादा कौन इस चीज़ को जान सकता है कि अब्बासी साहब कैसे थे? बहुत प्यार करने वाले शौहर, बहुत शफ़ीक बाप और पता नहीं क्या-क्या मतलब अब सोचें कि हम लोग तो उनसे कभी-कभी मिलते थे, तो हमारे दिलों में वो आज तक इस तरह ज़िंदा हैं। तो आप तो 24 घंटे का साथ था। तो चलें अब बताइए ज़रा कमर बस अली अब्बासी के बारे में, नीलोफर अब्बासी। खतीजा, मैं ये कहूँगी कि वो एक ऐसी शख्सियत थे, उनमें ऐसी खूबियाँ थीं कि जो उनसे एक बार मिल लेता था, वो उनका गिरविदा हो जाता था। वो चाहता था कि बार-बार उनकी कंपनी में बैठे, उनकी बातें सुने और मैंने जो अरसा शादी के बाद हम दोनों ने साथ गुज़ारा, वो ऐसा लगता है जैसे पलक झपकते गुज़र गए। कमोबेश 39 इयर्स हमारी शादी को हुए थे जब उनका इंतकाल हुआ। तो वो लगता था जैसे ये 39 इयर्स नहीं, 39 पल हैं जो एकदम से गुज़र गए। असल में जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी खूबी उनमें थी, वो ये थी कि उनमें मुनाफ़क़त नहीं थी। जो वो अंदर से थे, वही वो ज़ाहिर में थे। क्योंकि अक्सर देखा होगा तुमने खतीजा कि लोगों के डबल फेस होते हैं। बिल्कुल। 2 शख्सियतें उनके अंदर होती हैं। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, बाहर से बहुत अच्छे, बहुत पोलाइट होते हैं बाज़ लोग, मगर उनका रवैया घर में बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। या आपसे अभी कुछ बात कर रहे होते हैं, उसके बाद अचानक जब आप उठ के जाओ, तो कुछ और बात करने लगते हैं। वो ऐसे नहीं थे। वो जो उनमें हौसला था, हिम्मत थी कि जो कुछ उनके दिल में होता था, ज़हन में होता था, वो बिल्कुल उसी तरह कन्वे कर देते थे, कोई लगी-लिपटी नहीं रखते थे। तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि मुनाफ़क़त नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बाकी दुनिया में बहुत अच्छे लोग आए हैं, आते रहेंगे, लेकिन जब आप किसी को बहुत ज़्यादा करीब से देखते हैं, जब भी उसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ जो हैं, उनका अंदाज़ा आपको होता है। वरना थोड़ी देर को आप मिलते हैं, सभी कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट आपको दिखाएँ, अच्छे अख़लाक़ से मिलें। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने बदतहज़ीब होते हैं कि थोड़ी देर में भी वो अपनी बदतहज़ीबी को दिखा देते हैं। तो लेकिन जब आप किसी के साथ रहते हैं या किसी के साथ सफ़र करते हैं, तो मैंने तो ज़िंदगी का सफ़र उनके साथ किया और जो-जो खूबसूरतियाँ, दिलकशियाँ थीं और जो उनकी निगाह थी, जो उनकी सोच थी, हम तो उस तक पहुँच ही नहीं पाते। वही चीज़ वो देखते थे, वही मंज़र वो देखते थे, वही मैं उनके साथ देखती थी, मगर वो जब बयान करते थे, तो मुझे लगता ही नहीं था कि ये सब मैंने भी देखा है और इनमें ये पहलू भी थे। हम तो एक आम से टाल के आगे बढ़ जाते थे, मगर वो तमाम जुज़ियात अपने ज़हन में उनके बिल्कुल नक़्श हो जाती थी।
अच्छा, आपने जैसे कहा कि आपने तो ज़ाहिर है ज़िंदगी का सफ़र उनके साथ देखा है। नीलुफ़र साहिबा 70 की दिहाई में जब मुझे बिला मुबालगा इस ये कहने में कोई आर नहीं कि जो सुपर पाकिस्तान की जो पहली सुपरस्टार थी, वो उसका नाम नीलोफ़र अब्बासी है कि जो आई उसने देखा और छा गई। और ये मुझे बताएँ कि जब आपकी फिर शादी हुई मतलब लोग तो अपने करियर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन आपने अपना इतना उरूज जब आपके पास था और उसके बाद फिर आप उस नगरी-नगरी फिरने वाले मुसाफिर के कदमों में जो ज़ंजीर इस शहदोरी ने डाली, कि वो फिर उसके बाद वो तो नहीं उस ज़ंजीर से अपने आप को छुड़ा पाए। तो ज़रा वो बताएँ कि जब आपने बिल्कुल उरूज के ज़माने में अपना करियर आपने छोड़ दिया, तो उसके बाद क्या कभी आपका दिल किया कि आप इस फ़ील्ड में आएँ या मुझे अब वो वाला वो थोड़ा-सा बताएँ कि शहज़ोरी नीलोफ़र अब्बासी और समर अली अब्बासी। देखो खतीजा, पहली बात तो ये कि जो शोबिज़ था या एक्टिंग थी या ड्रामे थे, ये मेरा करियर नहीं था। ये राइट, कभी भी मेरा करियर नहीं था। ये मेरा शौक था और ज़ाहिर है मेरे शौक का कोई मोल नहीं होता और ये मेरी लक थी कि मुझे बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी अल्लाह ताला ने दी और ये कि अल्लाह ने हमेशा बड़ा करम किया मेरे ऊपर। मुझे कहीं भी, कहीं किसी भी स्टेप पे किसी इंसान से कोई ये अपनी ख़्वाहिश का इज़हार नहीं करना पड़ा कि मैं ये करना चाहती हूँ, क्या आप इसमें मेरी हेल्प करेंगे? या मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, आप मुझे चांस देंगे? नहीं, चांसेस जो थे, मौक़े जो थे, वो खुद चल के मेरे पास आए। तो ये मैं अल्लाह ताला का बड़ा एहसान, बड़ी उसकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने हर कदम पे मुझे नवाज़ा है। तो ये मेरा शौक था इसलिए और मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ ख़ानों में बाँटा और ये देखा कि किस वक़्त में मेरे लिए क्या चीज़ अहमियत रखती है। तो मैं जब शोबिज़ में आई तो मैं तो पढ़ती थी, मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, डीजे साइंस कॉलेज में पढ़ती थी। साइंस की पढ़ाई का तुम्हें अंदाज़ा भी होगा कि कितनी मुश्किल सुबह से शाम तक प्रैक्टिकल्स ये वो। लेकिन इसके बावजूद चूँकि ये शौक ऐसा था कि मैं दोनों को बैलेंस रखती थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई और उस वक़्त मैंने ये समझा कि नहीं, अब मेरा घर जो है वो मेरी अव्वलियत होनी चाहिए क्योंकि घर अगर एक बार बन जाए तो बन जाता है और ना बने, बिगड़ जाए तो फिर बड़ी ख़राबी होती है। तो इस वज़ह से मैंने घर को फ़ोक़ियत दी, अपने शौहर को फ़ोक़ियत दी और उसके बाद जब बच्चे हो गए तो ज़ाहिर-सी बात है मेरा सारा टाइम उनके लिए था और मैंने कभी इस चीज़ को ना तो ये समझा कि मैं उन पे कोई एहसान कर रही हूँ, मैं कोई कारनामा कर रही हूँ। मेरे ख़्याल में ये मेरी अपनी मर्ज़ी थी बेसिकली, ना मुझे कभी ये कमर अली अब्बासी ने मजबूर किया कि नहीं-नहीं आप ये नहीं करेंगी, अब आप ड्रामे नहीं करेंगी। एक इंसान में इतना खुद शऊर होना चाहिए है कि किस वक़्त उसकी कहाँ ज़रूरत है। अच्छा, अगर ये कोई फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम होता कि मैं कोई पैसों के लिए कर रही होती ये काम, तो और बात थी, फिर तो मुझे मजबूरी में भी कंटिन्यू करना पड़ता। लेकिन जो सिर्फ़ शौक था, तो उसको मैंने शौक की हद तक ही रहने दिया और जिस-जिस वक़्त ज़िंदगी में जिन-जिन चीज़ों को मैंने समझा अपनी समझ में, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि अरे! तुमने इतने उरूज में वो सब छोड़ दिया, किसको ऐसे मौके मिलते हैं, कहाँ कोई ऐसा होता है। तो लेकिन मैंने कभी आज तक भी मैंने कभी रिपेंट नहीं किया, मैंने कभी इस चीज़ को इस तरह नहीं सोचा। मैंने समझा कि नहीं जो मैंने फ़ैसला जिस वक़्त किया, वो सही किया और इवन मैं उसके बाद मैं जॉब भी थी मेरी, मैं रेज़िडेंट डायरेक्टर थी उस वक़्त जब अभी मेरी शादी हुई, तो पाकिस्तान नेशनल सेंटर में मैं थी, ग्रेड 18 की जॉब थी वो उस वक़्त और मैं सिर्फ़ 22-23 इयर्स मेरी एज थी। तो मैंने उससे भी रिज़ाइन कर दिया जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया, उस पे भी लोगों ने बहुत हैरत की। लेकिन मुझे उस पे आज भी कोई हैरत नहीं होती है, मैं समझती हूँ कि नहीं, जो मैंने किया अच्छा किया। जो फ़ैसला किया, जिस वक़्त किया, वो सही किया। अच्छा, एक चीज़ तो आपने जो बात कर दी कि जब बच्चे हुए, आप यकीन कीजिए कि अब्बासी साहब से जब भी गुफ्तगू हुई उनका जब मैंने इंटरव्यूज़ भी किए, हुँ। तो जब बच्चों की बात आती थी, मैं आपको बताऊँ ऐसा लगता है कि जैसे फ़ोबिया और वजाहत उनकी 2 आँखें और हुँ। मारिया अब्बासी जो है वो उनका दिल।
मतलब उनकी दिल और आँखें जो हैं बस समझ लें कि बस इन तीनों के उसमें घूम रही होती थी गिर्द, और फिर महवर उनके इश्क का वो आप थी। हमारे साथ वजाहत अब्बासी भी इस वक़्त बैठे हैं। वजाहत, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि हम ये लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। हर साल जब भी ये मौका आता है हम लोगों ने मुख्तलिफ इवेंट्स किए हैं न्यूयॉर्क में, स्पेशली क्योंकि हम ज़्यादा न्यूयॉर्क में ही रहे हैं। और हर दफ़ा जब मई 31 आता है तो अम्मी भी न्यूयॉर्क में होती हैं, चाहे मैं हूँ न्यूयॉर्क में या ना, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ लोग जमा हुए हैं, दोस्त जमा हुए हैं, अब्बू की बातें हुई हैं बहुत सारी। और आज क्योंकि हम ये लॉकडाउन की सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो ऐसा कोई भी इवेंट करना पॉसिबल नहीं था। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि हम लोग अपने दोस्तों के, क्योंकि ये फेसबुक पे लाइव भी जा रहा है, तो आपके ही इस काविश की वजह से हम लोग अपने दोस्तों तक हमारी बातें पहुंच रही हैं। तो ये बड़ी अच्छी एक चीज हुई है आज। और यहाँ सॉरी, मैं वजाहत की बात काट के ही बताना चाहूँगी कि हर साल न्यूयॉर्क में, जैसा वजाहत ने कहा कि हम लोग न्यूयॉर्क में ही रहे हैं और वहीं वॉशिंगटन मेमोरियल में उनकी तदफीन हुई है बासी साहब की। तो वहाँ उनके दोस्त जो हैं, ख़ास तौर पे कमर बशीर और आबिद राफ़े, वो हर साल एहतमाम बहुत बड़े पैमाने पे करते फंक्शन का, और उसमें उनके तमाम दोस्त और चाहने वाले आते हैं, हज़ारों की तादाद में तकरीरें और उनको ख़राज तहसीन। तो इस दफ़ा भी इन कमर बशीर साहब और आबिद राफ़े ने कोई 3 महीने पहले, जब ये कोरोना का सिलसिला नहीं था, जब से वो उन्होंने प्लान कर रखा था, होटल भी बुक करा लिया था, लेकिन बस ये तो अब तो सब कुछ कोरोना की नज़र हो गया। लेकिन अब भी जो है सबने अपनी-अपनी जगह फातिहा की, मेरी बेटियाँ मारिया और सोबिया भी वॉशिंगटन मेमोरियल पे गईं, फातिहा पढ़ी। इस दफ़ा बस ये रहा अनलकी मेरे लिए कि मैं न्यूयॉर्क नहीं जा सकी इसी वजह से, कोरोना की वजह से। अल्लाह इस वबा को गारत करे। हाँ, और जहाँ तक आप कमर अली अब्बासी के लिखने के सफ़र की बात कर रही हैं, और आपने बड़ी एक अच्छी बात कही कि शजूरी जैसे कैरेक्टर के बाद, और आपने कहा कि एक सफ़र करने वाले ने आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अब्बू ने शादी के काफी बाद लिखना शुरू किया, स्पेशली सफरनामे। अब्बू लिख रहे थे पहले, लेकिन वो बच्चों की कहानियां, और अब्बू तो 13 साल की उम्र से लिख रहे थे, लेकिन जो एक बड़ी आम मिसाल है कि एक जौहरी ही एक हीरे को तराशता है, तो कमर अली अब्बासी जो राइटर, एक मशहूर राइटर, एक बड़े राइटर जो बने, वो शादी के बाद ही बने। और जो उन्होंने एक सफ़रनामा लिखने का जो स्टार्ट किया एक सिलसिला, वो शादी के बाद ही था। तो इसमें बहुत ज़्यादा अम्मी का भी क्रेडिट इसलिए जाता है क्योंकि अगर आपको घर में सपोर्ट सिस्टम अच्छा ना हो, अगर आपकी वाइफ आपको इस तरह से ना सपोर्ट करें, तो एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। और इसकी कई मिसालें मिलती हैं, कई ऐसे लोग जो शादी के बाद बिल्कुल अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन अम्मी अब्बू की शादी से एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि ये लोग एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते थे, ये लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। और इस वजह से अब्बू को हमेशा एक अम्मी ने एक दोस्त की तरह सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उनको और आगे बढ़ते रहने का एक ज़्यादा स्कोप था उनके पास। अब्बू ने माशाल्लाह से इतनी किताबें लिखी हैं, इतने सफ़रनामे लिखे हैं, शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते ये बात कि उर्दू ज़बान में अब्बू से ज़्यादा सफ़रनामे किसी ने भी नहीं लिखे हैं। और मुझे लगता है इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट अम्मी को भी है, क्योंकि अगर अम्मी हम लोग भी छोटे होते थे और अब्बू सफ़र अक्सर करते थे, साल में 3 मुल्क घूमते थे, और उस ज़माने में तो ये व्हाट्सएप और ये सहूलियात भी नहीं थी कि आप इतने कनेक्टेड रह सकते हो। लेकिन अम्मी का आई थिंक सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी था। और स्पेशली इतनी बड़ी स्टार होकर, जो कि आपने बिल्कुल सही कहा कि 70s में पाकिस्तान में शायद फिल्मों में हुआ उससे पहले, लेकिन टेलीविजन में ये स्टार स्टेटस पहले किसी के पास नहीं था, जो कि नीलोफर अब्बासी, नीलोफर अलीम से शुरू हुआ। लेकिन उस स्टेटस को एक घर के बाहर रखकर और अपने घर को कामयाब बनाना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि अम्मी ने हमारे लिए जो आई वोंट से द वर्ड सेक्रीफाइस, क्योंकि सेक्रीफाइस में लगता है कि आप अपना कोई नुकसान कर रहे हैं, लेकिन अम्मी ने चॉइसेस बनाई हमारे लिए, वो
अब उनके सक्सेसफुल घर के लिए बहुत कामयाब थे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं और मेरी बहनें, कुकी जो मारिया अब्बासी जिनका आपने जिक्र किया, वो तो टीनेजर्स में थी, और मैं और हनी जो सोबिया है, वो लोग, हम लोग हार्डली वी वर 20-21 ईयर्स ओल्ड जब हम अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। और हमारे पास हर अपॉर्चुनिटी थी एक बिगड़ जाने की यहाँ पर, आप समझ लें, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं अमेरिका में, यहाँ पे आपके पास पैसा भी है और अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी ऐसी होती है, लेकिन कमर अली अब्बासी और नीलोफर अब्बासी ही थे जिनकी वजह से हमको ऐसा लगता था कि हम अपनी सकाफत, अपनी तहजीब को नहीं भूल सकते हैं। आज हमको यहाँ पे रहते हुए इतना अरसा हो गया, लेकिन हमने कभी भी अपनी उर्दू ज़बान और अपने कल्चर को खुद से जुदा नहीं किया। और आई थिंक इसका सारा जो हमारी जो परवरिश हुई है उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये सब हुआ। तो जो अम्मी ने अपनी लाइफ में चॉइसेस की हैं, आई थिंक उसकी वजह से हम लोग को बहुत सक्सेस मिली लाइफ में, उनके बच्चों को। और जिसको कहते हैं कि आपके कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं लाइफ में, उसकी वजह से आप कई लोगों की ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं। तो हमारी ज़िंदगी जो पॉजिटिवली अफेक्ट हुई है, आज मेरी बहनें माशाल्लाह बहुत कामयाब ज़िंदगियां गुजार रही हैं, मैं बहुत ज़िंदगी कामयाब गुजार रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये सब अम्मी अब्बू की वजह से ही है। और कमर अली अब्बासी के साथ रहना, जैसे अम्मी ने कहा कि इट वाज अ प्लेजर, सबको अपने माँ बाप अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं अपने कॉलेज में दोस्तों से कहा करता था कि अगर आप किसी के फैन हैं, फर्ज कर लें आप इमरान खान के या अमिताभ बच्चन के फैन हैं, और आप एक दफा उसको देख लेते हैं, तो जो फीलिंग आपको आती है वो फीलिंग मुझे रोज कमर अली अब्बासी को देखकर आती है, क्योंकि मुझे लगता है मैं उनका सबसे बड़ा फैन हूँ। क्योंकि उनकी बातें, उनके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर से बाहर अपने आप को ऐसा शो कर देते हैं कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं या बहुत सुलझे हुए हैं, लेकिन घरेलू जिंदगी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती। कमर अली अब्बासी बाहर जितने कामयाब थे, वो अपने घर में भी उतने ही कामयाब थे। और अम्मी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर किसी के साथ किसी को देखना है कि वो कैसा है, तो उसके साथ सफर करके देख लो। तो कमर अली अब्बासी की तो सफर की कहानियां पूरी दुनिया के सामने खुली किताब है। तो सब अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कैसे इंसान है, क्योंकि उन्होंने सब जितना सफर किया और जितना उसके बारे में लिखा, तो वो बहुत ही एक क्लियर इस चीज की एग्जांपल है कि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान थे। और सक्सेस की डेफिनेशन पैसा या सक्सेस की डेफिनेशन होती है खुशी। तो मुझे लगता है कि मैंने जब भी उनको जिंदगी में देखा, जिस जगह भी देखा, हमेशा खुश देखा, जो कि बहुत ही एक कामयाब चीज है। और आप जैसे कि हम बात कर रहे थे ऑफलाइन भी कि मैं लिखता हूँ, मैं पिछले 16 साल से लिख रहा हूँ, और अमेरिका में रहते हुए, अमेरिका के माहौल में रहते हुए, यहाँ पे कॉर्पोरेट जॉब्स करते हुए या यहाँ के सिस्टम में रह के उर्दू लिखना, उस सोच को जिंदा रखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो लेगेसी आपने वर्ड यूज किया, उस लेगेसी, कमर अली अब्बासी की लेगेसी की वजह से मुझे कोई भी दुनिया की ताकत इस चीज से जुदा नहीं कर पाती है कि मैं अपने आप को उससे डिटैच कर लूं कि जी मैं यार वो पीछे रह गई चीजें, वो हमारे हमेशा सामने रहती हैं। क्योंकि मैं वजाहत बाद में हूँ, मैं अब्बासी पहले हूँ। देखिए मैं ना खतीजा, ये क्योंकि वजाहत बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और मैंने बिल्कुल बीच में दखलंदाजी नहीं की, करनी भी नहीं चाहिए किसी की बात के दरमियान। आप भी बहुत अच्छी होस्ट हैं कि आप बिल्कुल तहम्मुल से सब कुछ सुन रही हैं, वरना अक्सर एंकर्स को और होस्ट को मैंने ये देखा है कि वो कोई 150 बार बीच में इंटरप्ट कर चुके होते हैं आपकी बात के ऊपर, और ये चाहते कि आपकी बात को ओवरलैप करें, ना आपकी सुने ना अपनी सुनाने दें। तो ये मुझे बात बहुत पसंद आई। दूसरे में जो बड़े सुकून से, खामोशी से वजाहतें, सारे क्रेडिट मुझे देती, मैं वहाँ से बात शुरू करूँगी जो अब बात काफ़ी पीछे रह गई, कि वजाहत ने बताया कि कमर अली अब्बासी ने बेसिकली बच्चों के लिए लिखना शुरू किया, बच्चों के लिए बहुत काम किया। और बच्चों के लिए खतीजा मैं समझती हूँ कि लिखना सबसे मुश्किल है, क्योंकि आपको बच्चा बनना पड़ता है खुद भी। तो वो जो उन्होंने काम किया उस पे माशाल्लाह उन्हें 4 दफ़ा राइटर्स गिल्ड अवार्ड मिला, और अवार्ड्स उन्हें बहुत सारे मिले, फिर ओवरऑल काम पे सितारे इम्तियाज़ मिला। तो लेकिन जो मुझे वजाहत ने क्रेडिट दिया, तो वो सिर्फ इतना ज़रूर मैं क्रेडिट लूँगी, बाकी तो उनका अपना टैलेंट, वो जितने टैलेंटेड थे, अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को ऐसी खूबियों से नवाजता है, इस टैलेंट से नवाजता है जो अल्लाह ताला ने उनको
अता किया था। बेशक। लेकिन मेरा उसमें सिर्फ़ इतना पार्टिसिपेशन था क्योंकि मैं खुद भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, बहुत ज़्यादा। आज भी हूँ और हमेशा रहूँगी। मैं आज भी उनकी रोज़ाना कोई ना कोई किताब जो है उठा के पढ़ती हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि उनकी किताब पढ़े बगैर मैं वो दिन गुज़ार दूँ। तो मैं ये कोशिश करती थी कि इनको कोई कोई टेंशन ना हो, किसी भी किस्म की। और जो इनकी ख़्वाहिश है वो पूरी मतलब वक़्त पे खाना, जो इनकी पसंद का खाना है और बाकी बच्चों को देखना, बच्चों की तरबियत, उन्हें स्कूल लाना, ले जाना, ड्रॉप करना, सब मैंने अपनी ज़िम्मेदारी बना ली थी। तो उस हद तक मेरा पार्टिसिपेशन था, अदरवाइज़ सारा टैलेंट उन्हीं का था। मेरा उसमें कोई कमाल नहीं था। अच्छा, वजाहत हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि आप माशाल्लाह अमेरिका में रहते हुए जिस तरह की आपकी उर्दू, और मैंने आपकी बुक्स पढ़ी हैं और आपको बताऊँ कि मैं वाक़ई क्यों मुतासिर हुई उनसे। अब्बासी साहब की शख्सियत में जितनी सादगी थी, उनकी तहरीर में भी वही सादगी नज़र आई। कोई लफ़ाज़ी और कोई मुश्किल नहीं था। वो क़ारी को अपने साथ लेके चलते थे। और यही खूबसूरती मैंने कहा था कि जी जैसे लेगेसी जो है वो कंटिन्यू हुई है, वजाहत यही चीज़ आपकी तहरीर में भी है, चाहे वो अंदाज़े बयाँ और हो या फिर वो कल हमारा हो। तो इस बारे में आप थोड़ा-सा मज़ीद बताएँ कि अब आपका जो लिखने का सफ़र है, वजाहत अली अब्बासी। आपने कहा कि मैं अब्बासी पहले हूँ, वजाहत बाद में। जी, वो एक्चुअली मैं एक इंटरेस्टिंग, अगर आपने किताब का ज़िक्र किया अंदाज़े में, और तो अब्बू चाहते थे कि हम लोग लिखें। मेरी बहनें बहुत अच्छा लिखती हैं, वो ज़्यादातर इंग्लिश में लिखती हैं, और अब्बू चाहते थे कोई उर्दू में भी लिखे, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर लिखूँगा तो लोग कहेंगे कमर अली अब्बासी लिख कर देते हैं। और मैं जो अब्बू से कहते भी थे हाँ, जो जो कहते भी थे। कहते भी थे। और मैं अब्बू से ये कहता था कि अगर मैं अच्छा लिखूँगा तो लोग कहेंगे कमर अली अब्बासी लिख कर दे रहे हैं, और अगर मैं बुरा लिखूँगा तो लोग कहेंगे इनके बेटे को लिखना नहीं आता। तो दोनों तरह से मैं फँस जाऊँगा। तो दोनों तरह मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब 7 साल पहले मई 31 को अब्बू हम सबको छोड़ के चले गए, तो मैंने एक कॉलम लिखा था। और मैंने ये लिखा था कि लोग कहते हैं कि लोग हमेशा मुझसे कहते थे कि कमर अली अब्बासी लिख कर देते हैं। अब वो मुझसे ये नहीं कहेंगे। लेकिन मैं उन सबको यही बताना चाहता हूँ कि कमर अली अब्बासी ही लिख रहे थे। क्योंकि जब वो पहली दफ़ा मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तो मैंने मुट्ठी में अपना हाथ ऐसे करके उनकी उँगली पकड़ी हुई थी। और जब वो चले गए मुझे छोड़ के, तो भी मैंने मुट्ठी बंद रखी थी, ये सोच के, ये महसूस करके कि अब्बू मेरे साथ हैं। जब मैंने पहली दफ़ा कलम थामा, तो भी मैंने वही बंद मुट्ठी महसूस की थी कि अब्बू मेरे साथ हैं, और मैंने उसी कलम से लिखा था। तो जो लोग कहते हैं कि कमर अली अब्बासी लिखते थे, वो सही कहते थे, वही लिख रहे हैं, वो मुट्ठी आज भी बंद है और वही लिखते रहेंगे। तो मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लिखने की तरफ से, या मेरा जो एक माहौल जिसमें मैं बड़ा हुआ हूँ, अभी मैं पिछले साल कराची जब आया था तब भी मैंने ये बात कही थी कि हमें जो माहौल मिला है, हमारी जनरेशन्स को जो डिश का माहौल मिला है, या जो एक इंग्लिश का एक जो कल्चर आ गया है हमारे माइंड में, हमारा बहुत ज़्यादा एक डोमिनेशन है अंग्रेजी ज़बान की, और उर्दू से हम दूर होते जा रहे हैं। तो मेरी भी वोकैबुलरी वाइज जितनी माशाल्लाह से अब्बू की या हमारी अम्मी की जो वोकैबुलरी है वो हम लोगों की हो ही नहीं सकती है। लेकिन क्योंकि मैं कमर अली अब्बासी का बेटा हूँ, तो मैं कोशिश इसलिए ज़रूर करना चाहता हूँ ताकि मैं 16 साल से लिख रहा हूँ, और मैं कोई तकरीबन 12 प्लस साल से लिख रहा था जब अब्बू थे मौजूद। मैं सिर्फ इसलिए लिखता था क्योंकि अब्बू को अच्छा लगता था लिखना, कि मैं लिख रहा हूँ। मेरा लिखना अच्छा लगता था, और मुझे अब ऐसा लगता है कि कभी कहीं जब मैं देखता हूँ अखबार में वजाहत अली अब्बासी, तो मुझे ये लगता है कि उसी उसी अखबार में कहीं अब्बू का भी पहले कॉलम आया करता था, तो जस्ट टू फील द सेम कनेक्शन, मुझे लगता है कि ये लेगेसी जारी रहनी चाहिए। और इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरी बहन के बच्चे हैं वो, या मेरे बच्चे, वो इस लेगेसी को बरकरार रखें, क्योंकि ये चीज़ एक तो हमारे खून में भी है। दूसरी बात ये है कि ये पता होना कि कमर अली अब्बासी कितना बड़ा नाम थे, ये बड़ा ज़रूरी होगा हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी। अम, एक बात मैं सिर्फ ऐड ये करना चाहता हूँ कि लोगों के लिए कामयाबी की डेफिनेशन बहुत मुख्तलिफ होती है। लोगों को लगता है कि जी अगर आपके पास बहुत पैसा है या आप बहुत फेमस हैं तो आप कामयाब हैं। अब्बू की कामयाबी की डेफिनेशन ये थी कि आप जितने लोगों की मदद कर सको, जितने लोगों के काम आ सको,
वो आपकी कामयाबी है। और कामयाबी मतलब आज तो लोग किसी को एक बोरी आटा भी दे रहे होते हैं तो फेसबुक पे सेल्फी लगा देते हैं, लेकिन ये वो जमाने की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें अगर अब्बू लोगों की मदद कर रहे थे, किसी का घर भी चला रहे थे, तो अम्मी तक को नहीं पता था। जब अब्बू गए हैं दुनिया से तो कितने ऐसे लोग सामने आए हैं जिनकी फीसेज अब्बू दे रहे थे, जिनके घर में अब्बू महीने का खर्चा दे रहे थे। और यही उसकी वजह है कि आज भी अगर आप कराची में जो लोग हैं या कराची जिन्होंने विजिट किया है वो जानते हैं कि बहुत मशहूर एक रोड है नेशनल स्टेडियम के पास, जिसका नाम अब कमर अली अब्बासी रोड रख दिया है। और पिछले साल उसका बोर्ड अपग्रेड किया गया है, जो कि अब संगे मरमर का बोर्ड बनाया है, और जब एक लाइट सामने स्ट्रीट लाइट है वो उस पर पड़ती है तो ठीक उस जगह पड़ती है जहाँ कमर अली अब्बासी लिखा है। तो बिल्कुल एक मिसाल दी जाती है कि नाम हमेशा रोशन रहे, वो नाम उनका रोज रोशन होता है वहां पर। और ये इतनी हैरानकुन बात है क्योंकि मैं कई दफा उस रोड में अब्बू के साथ गुजरा हूँ, और कई दफा अब्बू ने जो कुछ बातें मुझसे कही हैं कि जिंदगी इस तरह से गुजारो, इस तरह कामयाब इंसान बनते हैं, वो सारी चीजें मुझे लगता है उसकी समरी हो गई है जब रोड पे मैं कमर अली अब्बासी वहां पे देखता हूँ और वो जिस तरह से उनका नाम रोशन है। तो आई थिंक हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा प्रिविलेज था कि हम कमर अली अब्बासी के साथ इतना टाइम गुजार सके। और जैसे मैं फिर से वही बात करने जा रहा हूँ कि अम्मी का जो कैरियर था और जिस तरह की शोहरत अम्मी ने देखी, आजकल आपके पास रेफरेंस है, एक लड़की अगर फर्ज कर लें स्टार बन जाती है तो उससे पहले कई लड़कियां स्टार बन चुकी हैं, उसके पास एक रेफरेंस पॉइंट है। जब नीलोफर अलीम स्टार बनी थी तो उसका कोई रेफरेंस भी नहीं था किसी के पास कि ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे इंसान का सर पे चढ़ जाना अपनी शोहरत, अपनी फेम बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन जो कुछ अम्मी ने अब्बू को वैल्यू दी अपनी जिंदगी में और जिस तरह से हमें एक फैमिली की तरह रखा, तो मुझे लगता है कि मेरे और मेरी बहनों के लिए एक बहुत ही बड़ी मतलब हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारा, जिसको कहते हैं कि हमारी परवरिश, हमारी पैदाइश इस घर में हुई। आप इसको आगे कैसे कंटिन्यू करेंगी नीलोफर साहिबा? इस बात को या वैसे ही जनरली? थैंक यू सो मच। देखो खदीजा, दुनिया आपकी तारीफ करती रहे, आपको बहुत अच्छा लगता है, तारीफ किसे नहीं अच्छी लगती है, लेकिन जब अपने बच्चे अगर आपकी इस तरह से पजीराई करें, इस तरह के जुमले, इस तरह के अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल करें, तो लगता है मतलब जो फीलिंग आपकी है कि इससे बढ़ के खुशी और कोई हो ही नहीं सकती है। मतलब ज़िंदगी में जो कुछ इनाम अल्लाह ताला की तरफ से मिल सकता है वो मुझे मिला अपनी औलादों की शक्ल में। और जितनी वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, सब बच्चे अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिस अंदाज से ये एक्नॉलेज करते हैं, जिस अंदाज से अभी वजाहत में ये सब बातें कहीं, तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। और मैं चाहूँगी कि दुनिया के तमाम वालिदैन जो हैं वो ऐसे ही खुशकिस्मत हों कि उनके बच्चे उनसे इसी तरह प्यार करें और वो समझें जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। क्योंकि अक्सर शिकायतें भी होती हैं, बच्चों को बहुत सी शिकायतें नादानी में हो जाती हैं, लेकिन मैं यही आपके अभी इस बातचीत के थ्रू ये पैगाम दूँगी कि माँ बाप जो हैं वो हमेशा बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, और खुशकिस्मत हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, इन्होंने ये किया। और मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चों के बच्चे भी इतने ही खुशकिस्मत हों कि वो भी अपने माँ बाप की ऐसे ही तारीफ करें। लेकिन चीज मैं ये हम लोग अब्बू की राइटिंग की इतनी बात कर रहे हैं, किताबों की, सफरनामों की बात की, बच्चों की किताबों की बात की, अब्बू को एक और भी काफी लोग शायद ये बात नहीं जानते हैं कि जंग के जो शुरू के बहुत क्योंकि अब तो बहुत सारे अखबार निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग कॉलम भी लिख रहे हैं, लेकिन पहले सिर्फ 5, 7, 8 ही लोग थे जो कॉलम लिखते थे, और उनके कॉलम की जो पावर थी वो किसी भी आज के जो टॉक शोज हैं उनसे कहीं ज्यादा होती थी। और अब्बू को उसका भी APNS की तरफ से बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला था एज अ सीरियस। तो अब्बू मिज़ाह जहाँ लिखते थे, जहाँ बच्चों की
ली अब्बू ने बहुत काम किया है। अब्बू की बहादुर अली एक किताब थी जो कि जिसपे ड्रामा बना, बहुत मशहूर। पहली दफा टीवी में ऐसा हुआ था कि एक सेमाई, जिसको एक क्वार्टर कहते हैं, 13 एपिसोड्स, उसको फिर से रिन्यू करके उसके मजीद 13 एपिसोड बनाए थे। उस किताब की 100 जबानों में ट्रांसलेशन हुआ है। जापान में उसको नहीं करवाया। हाँ, जापान में उसको कोर्स में पढ़ाते थे। तो जहाँ ये सब क्रेडिट है, वहाँ अब्बू की बहुत सीरियस राइटिंग जो कि उनके कॉलम्स की शक्ल में थी, उस पे भी अब्बू को अवार्ड मिले हैं। साथ में एक कैरियर वाइज, जैसे ये अब्बू का लिखना शौक था, लेकिन कैरियर वाइज उन्होंने 32 साल रेडियो पाकिस्तान में काम किया। कई साल स्टेशन डायरेक्टर है पाकिस्तान की सबसे बड़े स्टेशन कराची के, और साथ में उन्होंने टेलीविजन के लिए बहुत लिखा। तो खुश नसीब होते हैं वो लोग जो वो काम कर सके जिसका उन्हें शौक है। अमेरिका में जहाँ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, वहाँ 80% लोग अपने काम से नाखुश हैं। वो नफरत करते हैं जो काम वो कर रहे हैं, 80% लोग। और इसी वजह से हमारे यहाँ जो हार्ट अटैक का सबसे ज्यादा जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं लोग, वो मंडे मॉर्निंग को होते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि अब उनको काम पे जाना है। तो पाकिस्तान में भी इसी तरह से हम लोग, पाकिस्तान में डेटा कलेक्शन हमारा इतना शायद एग्जैक्ट अच्छा नहीं होगा कि हम ये बता सकें कितने लोग नाखुश हैं, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं होंगे। मतलब 80% से कम वहां पे भी लोग नहीं होंगे जो नाखुश है अपनी जॉबों से। लेकिन कमर अली अब्बासी को जो जिस चीज का शौक था, चाहे वो लिखने का हो, चाहे वो ड्रामा राइटिंग का हो, चाहे वो सफर का हो, चाहे वो रेडियो में प्रोडक्शंस का या एडमिनिस्ट्रेशन का, वो सब शौक अल्लाह ने उनके पूरे किए। तो ये एक कामयाब जिंदगी की अगर मिसाल मैं समझता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरे फादर हैं, इसलिए क्योंकि अगर आप बाहर से भी उनकी जिंदगी देखें तो उनको अल्लाह ने हर वो चीज दी जिसका उनको शौक था। तो आज वो नहीं है हमारे साथ, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने एक कंप्लीट लाइफ जी है। तो इसी वजह से हमें हमेशा उनको याद करते वक्त कभी एक होता, अक्सर लोगों को मलाल रह जाता है चीज़ों का। मैंने कई लोगों को अपने फादर्स की गुजर जाने के बाद कई दफ़ा, यार मैं ये कर जाता है, या वो काश मैं उनके लिए, मतलब काश वाली चीज़ रह जाती है। लेकिन हमें लगता है कि कमर अली अब्बासी ने एक भरपूर जिंदगी जी, और अपने साथ जितने उनके आसपास उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके लिए वो ही वाज अ ट्रीट। मतलब जिसको कहते हैं कि एक सेंटर ऑफ, मतलब एक पार्टी में अगर एक महफिल है तो उसमें जो सबसे ज्यादा आप यहाँ पे न्यूयॉर्क में ऐसी महफिलें होती थी जिसमें 3-3 घंटे अब्बू बैठ के लोगों से बातें करते थे और सब खामोशी से सुन रहे होते थे। तो उनके करीब होना, उनको जानना, मेरे ख्याल से जितने भी लोग थे, ना सिर्फ उनकी फैमिली, उन सब के लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज था कि वो कमर अली अब्बासी को जानते थे। अच्छा, मज़े की बात ये कि जो उनका इमेज या जो हम बातें कर रहे हैं, बहुत खुश मिजाज, बहुत शगुफ्ता मिजाजी उनमें थी, कूट-कूट के भरी हुई थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर वो बड़े सख्त थे। तो इसलिए बड़ा सख्त एडमिनिस्ट्रेशन था, और उसी के तहत उन्होंने कमाल का वहाँ पे रेडियो पाकिस्तान में काम किया कि उस वक्त लोग उनसे, ज़ाहिर बात है कि ऑफिसर्स, अपने ऑफिसर या अपने बॉस को कोई भी पसंद नहीं करता है उमूमन। तो उनके भी काफ़ी 80% बल्कि मेरे ख्याल में 90, तो काफ़ी लोग ये कहते थे इतनी सख्ती करते हैं, टाइम पे आने की पाबंदी है, फलाना है, ढिमाका है, जैसा क्या होता है हर दफ्तर में होता है। लेकिन उसके बाद वो ही लोग उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करते थे। और एक बड़ी खुशी की बात ये थी कि हेडक्वार्टर्स से एक बाकायदा लेटर आया था जो सारे स्टेशंस को सर्कुलेट हुआ था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन कमर अली अब्बासी का है कराची स्टेशन में, आप सबको भी वही फॉलो करना है। तो बड़ी कामयाबी की बात थी। और दूसरे ये कि ख़वातीन के मामले में वो ये था कि कहते थे कि आप भी बराबर का काम करें, क्योंकि अक्सर जो ख़वातीन थी वो थोड़ी-सी लायबिलिटी लेती थी कि जल्दी देर में आना, जल्दी चले जाना, तो वो इस बात की काफ़ी मुखालफत करते थे कि नहीं, जब आप तनख्वाह बराबर की लेती हैं, जॉब कर रही हैं, तो आपको डिलीवर भी उतना ही करना चाहिए। तो एक ज़माने में ख़वातीन ने उनको काफ़ी तंग किया, लेकिन जीत तो सच ही की होती है।
इसलिए हमेशा जीत उन्हीं की और हुई। इसीलिए आज भी हम रेडियो जाते हैं। अभी कुछ महीने पहले ही लॉकडाउन से मेरे ख्याल से 1 महीने पहले जब हम कराची में थे और रेडियो गए थे, तो आज भी लोग मिसालें देते हैं, ना सिर्फ वो लोग जो उनसे मिले हैं, बल्कि वो भी जो बाद में आए। जो बात तो एक जैसे एक मिसाल दी जाती है कि अगर कोई क्रिकेट की फर्ज के लिए अच्छा कैप्टन था, तो अगले कई सालों तक कहते हैं यार उस तरह का कैप्टन नहीं आया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस तरह के स्टेशन डायरेक्टर फिर नहीं आए होंगे, लेकिन उन सब के लिए एक रेफरेंस पॉइंट कमर डी अब्बासी ने बनाया। बल्कि अगर आप कभी रेडियो पाकिस्तान गई हैं, और स्पेशली 90s में, तो कुछ माहौल इस तरह का हो गया था वहाँ पे, क्योंकि बड़ी बिजी रूट थी कि वहाँ पे कोई 200-300 बाहर चरसी सो रहे होते थे रेडियो के हीरोइन बिल्कुल ची। बाहर। हाँ, हीरोइन ची। और बहुत ही एक अजीब सा माहौल था, और जो वहाँ पे गाड़ियां नहीं पार्क कर सकते थे, एक पूरा माफिया था। और अब्बू ने वहाँ की सफाई से लेकर अंदर फूल लगवाना, क्योंकि हर चीज कनेक्टेड होती है। जब आप एक एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, तो एम्प्लॉयज का टाइम पे आना और हर किसी का लॉयल होना, हर किसी का मेहनत अपना 100% देना, उससे फायदा ये हुआ कि कई रुके हुए बिल्स जो थे, मेडिकल बिल्स फर्ज कर ले रेडियो के, या सबको तनख्वाहें टाइम पे मिलने लगी। पिछले कई कई सालों के मेडिकल बिल्स क्लियर हुए, तो आगे लोगों का इलाज हो पाया। और एक नया सिस्टम अब्बू ने स्टार्ट किया था, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते रेडियो में, कि जो 55 साल से ऊपर हैं लोग, और जो एक सर्टेन अमाउंट से तनख्वाह कम कमाते हैं, उनको हज कराते थे, जो घर से पिक करके लेकर और वापस घर तक लाने तक हर चीज पेड होती थी। तो इस तरह की चीजें करना, ऐसे ऐसे आज हम दुनिया ये हो गई है कि जब तक किसी से कोई काम नहीं है, लोग सही तरह बात भी नहीं कर रहे होते। लेकिन फैक्ट ये है कि एक ऐसे आदमी की दुआ लगना, जो जिससे आपको कभी कोई काम नहीं होगा, ये आपको भी पता है और उसको भी पता है, तो वो मुझे लगता है वो दुआएं लगती हैं। और बेशक वो अब्बू को लगी जिंदगी भर। और मुझे लगता है कि अगर मैं अब्बू की जिंदगी में जितनी उन्होंने कामयाबी देखी, अगर मैं 10% भी उतनी कामयाबी देख लूँ, तो मुझे लगता है मैं बहुत कामयाब इंसान होगा। उन्होंने मस्जिद बनवाई खुशदार स्टेशन पे, उनकी पोस्टिंग हुई क्वेटा बलूचिस्तान के करीब खुशदार जो इलाका है, तो वहाँ लोग जाने से बहुत कतराते थे, क्योंकि बिल्कुल एक वीरान जगह है, पहाड़ बिल्कुल। तो लेकिन उन्होंने वहाँ पे ये हल निकाला अपने वक्त गुजारी का, कि वहाँ उन्होंने लॉन लगवाया, बहुत ज़बरदस्त गार्डन, और सारा वहाँ की लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनसे लेके, उनसे वो करके, और मस्जिद बनवाई, जो मस्जिद आज तक मतलब माशाल्लाह वहाँ 5 वक्त की अज़ान होती है, नमाज होती है, और आज भी जो है उनकी फैमिली उसको देखभाल मतलब करती है, फैमिली यानी हम लोग, और उन्हीं का लगाया वो पौधा है। और सब खुशदार के लोग, वहाँ माली ने बड़ी अच्छी बात कही। माली मतलब देखें, आपको कोई ज़रूरी नहीं है अच्छी बात करने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना या डिग्री याफ्ता होना ज़रूरी है। जब इनकी फेयरवेल हुई अब्बासी साहब की खुशदार में, तो उसने कहा कि अब्बासी साहब, लोग आपको याद करें यहाँ के या ना करें, मगर यहाँ की ज़मीन आपको हमेशा याद रखेगी। आपने इसको गुलो गुलजार बना दिया। तो उन्होंने आके बताया कि देखो माली था, उसने ऐसी बात कही। तो वाक़ई उन्होंने बहुत जगह को गुलो गुलजार बनाया, बहुत घरों को, और हमेशा, और कभी उनकी तशहीर नहीं की। हमें भी जैसा वजाहत ने बताया कि बाद में हमें कई चीज़ों का पता चला, और हमने भी कोशिश की कि उनको जिस हद तक मुमकिन है कंटिन्यू करें, जो भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। सही बात है। और दूसरी एक बड़ी ज़रूरी जो स्पेशली बच्चों के साथ लोग महसूस नहीं करते हैं, कि ये जो रेडियो में, टेलीविज़न में, इवन फ़िल्म्स में अब तो बहुत ज़्यादा ग्लैमर है, बहुत ज़्यादा दावतें, पार्टियाँ, तो उसमें अब बहुत माहौल बदल सा गया है। आपको पता है, आप भी बहुत वक़्त वहाँ पे ग्लैमर मीडिया के लोगों के साथ गुज़ारती हैं। लेकिन अब्बू की एक जो बहुत ही ख़ास बात थी कि उन्होंने ना कभी पान खाया, ना कभी सिगरेट पी, ना कभी शराब पी। तो इसी वजह से ये चीज़ जो आप अपने घर में माहौल देखते हैं, क्योंकि अमेरिका में तो ये चीज़ ना करना बड़ी हैरानी की बात हो जाती है अक्सर, स्पेशली जब आप यंग हो और न्यूयॉर्क जैसी जगह पर हो। लेकिन हमने भी इसी चीज़ को अब, क्योंकि आप घर के माहौल से सीखते हैं, तो हमें भी ये चीज़ें कभी एक्साइट नहीं की, या हम लोगों ने कभी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा।
तो आई थिंक अपने बच्चों को आप अक्सर ऐसी चीज़ें अनजाने में सिखा देते हैं अपनी सोबत में रखकर, जो आपको खुद भी नहीं पता होता है कि आगे किस तरह से आपके लिए काम आएंगी। और हम अक्सर लोग जो इवन राइटर्स हैं या एक्टर्स होंगे या मुख्तलिफ जो शोबों में लोग काम करते हैं, बड़ी एफर्ट करते हैं अपने काम के लिए। मैं ऐसे भी राइटर्स को जानता हूँ जो अगर एक पेज लिखना होता है तो 6-6 दफ़ा लिखते हैं, काटते हैं। और लेकिन कमर अली अब्बासी की सबसे ख़ास बात ये थी कि अगर उनको किसी टॉपिक पे भी लिखना है तो उनके ऑफिस में, अगर फ़र्ज़ कर ले रेडियो पे उनको 1 घंटे में किसी को एक कॉलम लिख के भेजना है और उनके ऑफिस में लोग भी बैठे हैं, फ़र्ज़ करें कोई, तो वो 15 मिनट के अंदर वो बगैर किसी गलती के लिखकर आपको भेज सकते थे। और कमर अली अब्बासी जब रिटायर हो रहे थे तो उनके 6 मेरे ख्याल से 5 या 6 दिन पहले अम्मी ने कहा कि अरे रिटायरमेंट के ऊपर किताब क्यों नहीं लिखते अपनी जो सारी नहीं, तकरीबन 3 हफ्ते पहले। अच्छा, रिटायर होने से। लेकिन छपने में भी टाइम लगता है। और अब्बू ने मेरे ख्याल से अंडर 11 डेज वो पूरी किताब लिखी जिसका नाम कमर अली अब्बासी 32 नॉट आउट है। वो छप भी गई एंड जिस दिन उनका रिटायरमेंट डे था उस दिन वो माशाल्लाह, मतलब उनकी कोई चीज ये हैरत अंगेज नतीजा कि उनको कोई काम रुकता नहीं था, इतना स्मूथली होता था कि हम हैरान होते थे कि ऐसे कैसे हो गया। लेकिन वही कि अल्लाह किसी पे अपनी खास इनायत करता है, उसकी कौन सी अदा उसे पसंद आती है कि समझ में नहीं आता। अच्छा, वजाद ने ड्रिंक वगैरह की बात कर रहा था तो एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जैसे लाहौर में जब उनकी पोस्टिंग थी तो उनके इर्द-गिर्द थे, यंग एज थी बिल्कुल और अनमैरिड थे। और अम्मी नाम नहीं लेंगी लेकिन वो बहुत बड़े स्टार्स होते थे पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री के, जिनकी लाहौर में जो उनका एक आप समझिए ग्रुप या क्राउड जो उनके साथ मूव करता था। तो बाद में मैंने कोई बात करने से मैंने कहा एक बात मुझे बताएं, मतलब आप पे कोई पाबंदी नहीं थी, कोई बंदिश नहीं थी, तो कभी आपका दिल नहीं चाहा कि आप भी चखें या ड्रिंक करें? तो कहने लगे कि नहीं, मैं भला ऐसी चीज़ क्यों अपने हलक में ले जाऊँगा कि जो जाए तो हलक में और चढ़ जाए दिमाग पे। और मैंने इतना औल-फूल बिकते लोगों को सुना है कि ला हौल वला कुव्वत, वो इंसान ही नहीं रहते, तो ऐसी चीज़ मतलब क्यों इस्तेमाल करूँगा। और इसमें उनकी वालिदा की तरबियत का भी बड़ा दखल था, क्योंकि अपनी वालिदा का अक्सर ज़िक्र करते थे। मेरी तो मुलाकात नहीं हुई क्योंकि मेरी शादी से पहले उनका इंतकाल हो चुका था। तो कहते हैं कि उनकी किसी भाई में से कोई भी, माशाल्लाह 5 भाई थे, ना कोई सिगरेट पीता था, ना कोई पान खाता था। कहते हैं हमने पान का ज़ायक़ा ही नहीं चखा क्योंकि हमारी वालिदा कितनी सख्ती थी और ऐसी उन्होंने तरबियत की। तो बहुत मतलब क्या-क्या बातें, अच्छा जो इस वक़्त देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो हो सकता है ये समझे कि ये माँ-बेटे सिर्फ़ तारीफ़ें किए जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम ना सिर्फ उनकी फैमिली हैं बल्कि हम उनके सबसे बड़े फैन्स भी हैं। हाँ, तो आप फैन से ऐसी बात करेंगे, उनके बारे में पूछेंगे तो हम बोलते जाएंगे। और नहीं, अगर हम याद भी करें कि हम चाहें भी, हम उनकी कोई ऐसी बात बताएं कि हमें अच्छी ना लगी हो, तो हालांकि इंसान थे ज़िंदगी में, तो इंसान 10 तरह की बातें करता है, लेकिन पता नहीं वो कुछ अजीब ही इंसान थे, वो अजीब ही इंसान। उन्होंने हमें मतलब अपनी फैमिली को तो कभी कोई तकलीफ नहीं दी, सिर्फ खुशियाँ दी। तो आज भी हमें लगता है कि वो हमारे दरमियान, मुझे तो यही लगता है, मुझे नहीं लगता कि वो नहीं है। अच्छा, मज़े की बात ये खतीजा कि वो हर चीज़ का हल उनके पास होता था। कोई सवाल पूछ लो कि ये है तो हाँ, फ़ौरन उसका जवाब उनके पास होता था। मैं कहती थी आपके पास हर चीज़ का जवाब होता है। तो अब मुझे इतना कभी-कभी अक्सर ये होता है कि कोई सवाल ज़हन में आया, तो मुझे लगता है कि मैं अभी इनसे पूछ लूँगी। लेकिन फिर मुझे उसके जवाब के लिए कई किताबें देखना पड़ती हैं। आप यकीन करें, आप बातें कर रही हैं और मैं वाक़ई मतलब मुझे यही लग रहा है कि वो हमारे दरमियान बैठे हुए हैं। और मैं सच बताऊँ, मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है क्योंकि जितनी मेरी मुलाकात रही और जितनी उनकी शफ़क़त थी, मैं शायद आज मैं ये बात ज़रूर आप इस लाइव सेशन के दौरान बताऊँगी कि मैंने एक इंटरव्यू किया। अगर आपको याद हो कि सीव्यू पे आप ये कुछ एक अपार्टमेंट में आप लोग कुछ अक्सर रहे थे, मैं वहाँ इंटरव्यू करने आई थी।
हाँ, वो एक्चुअली हमारी दोस्त शमीम थानवी और रशीद उमर थानवी भाई का अपार्टमेंट था, जो बिल्कुल। जब अमेरिका से आते थे तो उनके पास वहाँ पे रुकते थे। वहाँ तो आई थी तुम? बिल्कुल, तो मुझे आज भी याद है कि जो मैंने कहा ना कि कुछ मैं नहीं भुला पा रही कुछ चीज़ें, उनमें एक चीज़ वो भी है कि बातों-बातों में जब इंटरव्यू खत्म हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें पता है मेरी 2 बेटी हैं? मैंने कहा जी। कहते आज से ना तुम हमारी तीसरी बेटी हो। हाँ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर जब इतना प्यार मिला हो, मतलब मैंने एक चीज़ उनकी ज़िंदगी में देखी थी कि उनकी जो पूरी ज़िंदगी की कमाई थी, वो ये था कि उन्होंने मोहब्बतें बाँटी हैं और मोहब्बतें वसूल की। बेशक, बेशक। और वजाहत एक चीज़ मैं ऐड करूँगी सिलसिला तकल्लुम का आगे बढ़ाते हुए जी कि जिस तरह अब्बासी साहब का जो है वो तहरीर जो है उनके कोर्स में शामिल है, जापानीज़ आपने अभी ज़िक्र किया। जी तो मैं तो आज देखने वालों को ये भी बताऊँगी कि लेगेसी कंटिन्यूज़ माशाअल्लाह कि वजाहत अली अब्बासी भी तहरीर जो है वजाहत आप खुद बताइए, मैं चाहूँगी कि हमारे सुनने वालों को उसकी डिटेल हो कि आज के बच्चे आपकी तहरीर पढ़ रहे हैं, कोर्स में वो भी। जी, नहीं वो इत्तेफाक ये है कि मेरा अपना ही स्कूल है बीकन हाउस, जो काफ़ी मशहूर स्कूल है। उसमें क्लास 6th में उर्दू में एक मेरा मज़मून है जो लोग पढ़ते हैं। लेकिन मुझे जो बहुत ही लगता है कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि 6th क्लास के बच्चे वो मज़मून पढ़ते हैं और 7th में अब्बू का एक मज़मून है जो कि उनके कोर्स में शामिल है। तो 6th में मेरा है और 7th में अब्बू का है। उसमें तो और भी पितरस बुखारी का भी है, सजाद हैदर यल्दरम का भी है और कमर अली अब्बासी का भी है और वजाहत का 6th क्लास के कोर्स में है, तो बड़ी खुशी की बात है ये। तो मैं अभी गया वापस, जब हम लोग कराची आए थे और अम्मी को भी मैं साथ लेकर गया, और आई थिंक जिस स्कूल का मैंने जिक्र किया था, जहां अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने कहा कि मैंने अपनी एक तहरीर में भी लिखा था कि मैं मुट्ठी मैंने बंद की हुई थी, तो ये वही स्कूल है जिसमें अब बच्चे कोर्स में पढ़ते हैं। मेरी क्लास 6 की एक मजमून है और इम्तिहान के ऊपर मैंने लिखा था। और मजे की बात ये, मेरे एमबीए के एग्जाम्स चल रहे थे उस जमाने में जब मैंने लिखा था ये, तो मैंने बड़ा फील करके लिखा था कि एग्जाम्स में क्या महसूस करते हैं और क्या फीलिंग होती है। और अब अगर आजकल के बच्चे देख रहे हैं तो वो ये फील नहीं कर सकते क्योंकि लॉकडाउन की वजह से तो एग्जाम्स ही नहीं हुए लेकिन जिस जमाने में एग्जाम्स हुआ करते थे उस जमाने के बारे में जो मैंने लिखा था, तो बच्चे बड़े खुश हुए थे। हम बीकन हाउस गए भी थे और मुझे याद है कि उन लोगों ने पूरा एक टैब्लो किया था उस मजमून के ऊपर, पूरा एक ड्रामा उन्होंने बनाया था जो हमारे लिए उन्होंने पेश किया था, जो बड़ी मुझे इसलिए भी खुशी हुई क्योंकि किसी जमाने में मैं उस ग्राउंड में खड़े होकर हम लोग असेंबली किया करते थे, तो इट वाज वेरी गुड। और मैंने यकीनन अब्बू को बड़ा मिस किया, क्योंकि अगर वो होते तो वो यकीनन बहुत ही प्राउड फील करते। कहीं ना कहीं शायद आप अपने बच्चे की कामयाबी अपनी कामयाबी से ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो वो एक ऐसा लम्हा था कि मुझे बड़ी शिद्दत से ये महसूस हुआ कि अगर वो होते तो वो बड़ा इस चीज़ को उनको शायद मुझसे ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन मेरे साथ अम्मी थी, तो मेरे लिए आई थिंक इट वाज अ ह्यूज ऑनर। और लोग भी काफ़ी सरप्राइज थे कि नीलोफर अब्बासी आ गई लेकिन वो नीलोफर अब्बासी की तरह नहीं गई थी, वो वजाहत अली अब्बासी की अम्मी की तरह गई थी वहाँ पे। आप यकीन करें, बातें ऐसी हैं कि मेरा दिल चाह रहा है ये होंगी कभी अब्बासी साहब की बातें, तो मैं वाकई हर दिन जो है ना खतीजा, मुझे नई नई बातें याद आती हैं। फिर मेरा, हालांकि मैंने वो किताब भी लिखी है अपनी कहीं न कहीं, लेकिन वो मेरी ऑटोबायोग्राफी है। मेरा जी चाहता है कि मैं उनकी एक एक बात लिखूं। हालांकि उन्होंने 32 नॉट आउट लिखी, वो उनकी बायोग्राफी है। एक उम्र का किस्सा लिखी, तो लेकिन कितनी ऐसी बातें हैं जो आपको छोटी 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 उनके चुटकुले याद आते हैं। अच्छा, मजे की बात ये थी, जो उनका कॉन्फिडेंस था, वो डरते नहीं थे सिवाय अल्लाह के। इंसानों में तो किसी से भी नहीं डरते थे, चाहे वो उनका बॉस हो, चाहे वो कोई हो, चाहे वो किसी भी, मतलब एक ज़माने में किसी जो एक पार्टी का बहुत ज़ोर शोर था,
तो उसके किसी वर्कर ने कुछ धमकियां दी रेडियो के उस पे आके, तो उन्होंने उसको गिरेबान से पकड़ा और उसको ला के कमरे में वो किया और कहा कि मैं अभी तुम्हारे चीफ से बात करता हूँ जो ये कहता है कि काम करो, और तुम मुझे ये धमकी दे रहे हो कि आप मुझसे काम करने को कहते हैं। तो इतना मतलब उन्हें किसी का खौफ डर ही नहीं था। वो कहते थे नहीं, जो मैं सच्चा हूँ तो मैं सच्चा हूँ, मैं क्यों डरूं किसी से। तो जो एक उनके अंदर करेज और कॉन्फिडेंस था वो कमाल का था, मतलब डर ही नहीं था। वो कहते बस अल्लाह काफी है डरने के लिए, मैं उससे डरता हूँ। तो क्या वाकई समझ में नहीं आता। हालांकि अमूमन बीवियों को शिकायतें भी होती हैं अपने शोहरों से, मगर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या मैं शिकायत ढूंढूं, क्या शिकायत, सिवाय इसके कि वो बहुत सुबह उठते थे और ये चाहते थे कि मैं भी बहुत सुबह उठ जाऊं। उस पे मेरा कभी वो हो जाता था उनसे, क्योंकि वो खट 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 कमरे की लाइटें, जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता था कि ये नहीं उठ रही, तो वो लाइटें जला देते थे सारी। और दूसरी चीज की वो हर चीज, कई चोर ऐसे होते हैं जो बहुत ही कंजूस होते हैं, ये मत खर्च करो वो मत खर्च करो। अम्मी दूसरी जो चीज जिस पे अम्मी और अब्बू का कभी वो होता था कि अब्बू बाजार जाके कोशिश करते थे हर चीज खरीद के ले आए, तो इस पे अम्मी बहुत ज्यादा वो करती थी। तो अक्सर ऐसा आपने देखा होगा कि वो कार्ट में सामान रखते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड बाद में आया, लेकिन 80s वगैरह में जब अम्मी अब्बू बाहर भी जाते थे, अमेरिका इंग्लैंड वगैरह, तो कार्ट लेकर आप शॉपिंग कर रहे होते हैं तो अब्बू चीजें डालते जाते थे और अम्मी पीछे से चीजें हटाती जाती थी। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें थी जो कि मैंने, वरना अम्मी अब्बू को कभी इन पे किसी बात पे इख्तिलाफ होते नहीं देखा। नाराज हो। हम लोग इंडिया गए खतीजा, तो इंडिया में उस जमाने में एक दुकान थी दिल्ली में, घंटा घर के पास, मुझे नाम नहीं याद रहा, मतलब वहाँ की मिठाई बहुत महंगी थी। मतलब जब पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 40 रुपए किलो मिठाई थी, तो वहाँ 250 रुपए किलो थी मिठाई। इतनी वो महंगी जगह थी। तो वहां से इन्होंने मिठाई ली, तो मैंने कहा सुने आप इतनी क्यों ले रहे हैं, इतनी क्यों ले रहे हैं, कौन खाएगा इतनी मत में। तो इनको चिढ़ आती थी कि मुझे खाने पीने की चीजें लेने पे टोकन नहीं करो। तो इन्होंने ले ली जनाब। मैंने कहा कौन खाएगा। मैं रिक्शा हमने किया, वहाँ ऑटो जो था ना जहाँ हम ठहरे थे इनके मामूजाद भाई के घर, वहाँ आने के लिए। तो इनको इतना उत्साह है इस बात पे, तुम यकीन करना कि उतने से रास्ते में इन्होंने पूरी मिठाई खा ली और वो डब्बा खाली करके कहने लगे देखें आप किसने खाई, खा ली ना, खत्म हो गई ना। इतनी बातें कर रही थी आप इस मिठाई पे। तो मतलब जिद, इस बात में जिद थी इनको ना कि मुझे खाने पीने की चीजों से ना रोको। फल इतने लाते हैं, मैं कहती है आधे सड़के जाते हैं, क्या फायदा होता है। तो आप खाया करें, आप जूस निकाल लिया करें। तो क्योंकि हर बात का जवाब उनके पास। तो ये हमारे जो थे ना, वो इन बातों पे छोटा मोटा झगड़ा चलता था। वाकई अल्हम्दुलिल्लाह ये लॉकडाउन की वजह से इस वक्त बहुत सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि, और बड़ी अच्छी चीज है कि मुख्तलिफ सेशंस करते हैं, बातचीत होती है। और अम्मी का यकीनन एक बहुत बड़ा हल्का है न्यूयॉर्क का भी, इवन डेलिस का भी। अब क्योंकि हम बहुत वक्त यहाँ पे गुजार रहे हैं इस वक्त, अम्मी तो मेरे ख्याल से पिछले 4-5 महीने से यहीं डेलिस में ही है, और कराची में भी अम्मी का बहुत बड़ा हल्का है। तो हमको अगर दिन में 2-3 नहीं तो कम से कम एक इस तरह की रिक्वेस्ट जरूर आती है कि अम्मी कोई जूम का सेशन है, या और अक्सर ऐसे सेशंस होते भी हैं जिसमें हम कोशिशें करते हैं 5-7 मिनट से ज्यादा वक्त ना गुजारें। बेशतर को तो मना ही कर देते हैं, लेकिन आप यकीन करें ये जो इस वक्त का सेशन है ये हमारे लिए सबसे अहम, सबसे जरूरी लग नहीं रहा है। लग रहा है जैसे हम बातें कर रहे हैं, ये नहीं लग रहा कि कोई ऑन एयर हो रहा है या कोई रस्मी बातें कर रहे हैं। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम कमरली अब्बासी की बात कर रहे हैं और आप सुनने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे, जैसे अम्मी ने कहा, और अभी कुछ रिसेंट हम लोगों ने अपने भी सेशंस कुछ ऐसे देखे हैं, कुछ दूसरे भी सेशंस ऐसे देखे हैं जिसमें कि जो कंडक्ट कर रहे होते हैं, जो होस्ट होते हैं, वो सामने वाले की बात में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। उनको सिर्फ ये इंटरेस्ट होता है कि वो किस तरह से अपनी चीज, अपनी बात, अपनी सोच को सामने ले आए। और ये सेशन जो था, आई थिंक दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट, क्योंकि हम लोग वो चीजें जी पाए फिर से जो हमारे जहनों में है, लेकिन अब हम उनको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। तो आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि हम लोग ये सब
बातें शेयर कर पाए। जैसे अब्बू ने ही कह दिया आपसे, तो मुझे ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बातें लोग बहुत ज्यादा करते हैं। सच ये है कि जो चीज एक्शन दिखाती है वो असली मैटर करती है। अब्बू ने आपसे ये कहा था कि मेरी 2 बेटी हैं और तुम मेरी तीसरी बेटी हो, लेकिन आपको अम्मी के भी, मेरे भी, मेरी बहनों के, सबके एक्शन से यही महसूस होता होगा कि आप हमारी तीसरी बहन ही हैं। तो यू आर पार्ट ऑफ फैमिली, यू आर नॉट एनीबडी फ्रॉम आउटसाइड। तो मुझे यकीन है कि आप भी वही सब महसूस करती हैं जो हम कर रहे हैं। तो इस वजह से आई थिंक आज का ये सेशन बहुत जरूरी था। इट वाज वेरी लास्ट मिनट। आई थिंक वी नेवर, देखने वालों को भी शायद ना पता हो कि हमने, वी डिडंट प्लान फॉर इट, देयर वाज नो स्क्रिप्ट, देयर वाज नो सीक्वेंस कि हम फॉलो कर रहे हैं। जबकि अम्मी इज वेरी पर्टिकुलर, शी इज फ्रॉम रेडियो, और मतलब वन ऑफ द बेस्ट वॉइस एंड बेस्ट स्टार वी हैव एवर प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। और अम्मी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट, अगर हम लोगों ने कुछ ऐसे भी सेशंस किए जिसमें 30 लोग हैं, तो एवरी पर्सन वो उसने क्या बोलना है, चाहे वो बहुत बड़ा स्टार है पाकिस्तान का या चाहे वो एक छोटी 12 साल की बच्ची भी है, तो अम्मी बहुत पर्टिकुलरली इस चीज का ख्याल रखती है। लेकिन आज वो कंप्लीटली कैंडिड, जो बातें की और जो बातें आपने की वो सब दिल से थी। तो मुझे लगता है कि हम जहां कमर अली अब्बासी के लिए एक बड़ा इवेंट नहीं कर सके, उसके जहां उसकी कमी रही, लेकिन ये चीज जो आज हुई ये बहुत ही खास थी। तो इसका क्रेडिट, इसको ऑर्गेनाइज करने का क्रेडिट आपको जाता है। थैंक यू वेरी वेरी मच। वजाहत मैंने कहा ना कि जैसा भी आपने खुद जिक्र किया कि जो शख्स मुझे ये कह दे कि तुम मेरी तीसरी बेटी हो, तो फिर उनकी यादें, और मतलब मेरा दिल चाह रहा है आप लोग बोलते जाए, मैं सुनती जाऊं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आज ऐसा दिन है कि आपके पास फोन कॉल्स भी आ रही होंगी, मैसेजेस भी आ रहे होंगे। देखिए बीच में मैंने सारे फोन ऑफ करके रखे हुए हैं वैसे, मगर मैं कोशिश ये कर रहा हूँ। हाँ, आपसे ही कह रही हूँ, अब अम्मी के फोन पे 19 कॉल्स आ चुके हैं जब से हम ऑनलाइन है। तो हाँ, मैंने मगर ऑफ किया, मतलब साइलेंट किया हुआ है फोन। तो मैं यकीन करें, मैं आप दोनों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला और हमने वो बातें की, उस शख्स के बारे में की कि जिसके लिए मैं इसमें खुदा की कसम कोई लफाजी नहीं कर रही कि अगर हम कहेंगे कि ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम, क्योंकि वो मुल्क मुल्क ढूंढते रहे, लेकिन वाकई इतना नायाब शख्स जो है वो कहीं नहीं मिल सकता। मैं सिर्फ एक शेर उनके लिए पढ़ूंगी और उसके बाद फिर मैं आपसे ये इजाजत चाहूंगी कि मैंने क्योंकि लिख के रखा है कि अब्बासी साहब, ढूंढ कर लाऊं कोई तुझसा कहां से आखिर, ढूंढ कर लाऊं कोई तुझसा कहां से आखिर, एक ही शख्स है बस तेरा बदल, यानी तू। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला अब्बासी साहब के दर्जात बुलंद करे, जन्नत में बहुत अपने प्यारों के दरमियान उनको रखे। मुझे यकीन है वो जन्नत में भी जो है ना, ये चुटकुले छोड़ रहे होंगे, जो अपने वो दोस्त जिनके साथ वो यहाँ भी हंसी मजाक करते होंगे, वो जन्नत में भी उतनी ही मुस्कुराती हुई जिंदगी बसर कर रहे होंगे। और बस मेरे पास और कुछ अल्फाज नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया कि हमें इतना कुछ कहने का मौका मिला, और तुम यकीन करो कि अभी उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा है। बहुत सारी तुम्हारा, देखने वालों का, वो लोग जिन्होंने हमें वक्त दिया, कमर अली अब्बासी को वक्त दिया, और उनका भी मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन लोगों ने, बहुत लोगों ने मैसेजेस किए, उन्हें याद किया, फेसबुक पे उनके लिए लिखा, उन सबका दिली शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें। वजाहत आपका था कि कल हमारा है, मैं कहती हूँ कि आपकी किताब का नाम था कल हमारा है, हर दौर आपका है। तो हम है नई किताब का, और इंशाल्लाह ये डिस्कशन आज खत्म नहीं हुई, अगर मेरे अल्लाह का हुक्म रहा तो 13 जून को इंशाल्लाह हम 13 जून को इधर से ही कंटिन्यू करेंगे, जो कि अब्बासी साहब की सालगिरह का दिन है। जी, इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह।